बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में जोरदार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मध्य भारत के इतिहास में लेक्चर नंबर 65 में। मुगल काल का भाग 17 है। ओवरऑल मुगल काल का 17वां लेक्चर है ये, और औरंगजेब आज शुरू करना है, जिसका फर्स्ट पार्ट आज बात करेंगे औरंगजेब फर्स्ट में। ठीक है, औरंगजेब का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था मुमताज महल के गर्भ से। मुमताज महल के बच्चे थे ये, और मुमताज महल की 14 संतानों में से छठवीं संतान थे औरंगजेब। जन्म जो हुआ था वो 1618 में हुआ था, उज्जैन के दोहद नामक जगह पे। उज्जैन के दोहद नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था 1618 में औरंगजेब का। तो जन्म का सन याद रख सकते हैं। मां का नाम था मुमताज महल, पिता का नाम क्या था? शाहजहां। और मुमताज महल की जो 14 संतानें थी, 14 संतानों में से 7 मृत हो गई थी, और टोटल संतानें जो 14 थी उनमें 6वें नंबर की संतान थे औरंगजेब जी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर इन्होंने जो शादी करी है, विवाह जो किया है औरंगजेब ने, वो फारस के राजघराने की लेडी थी, राजघराने की महिला थी एक, दिलरास बानो बेगम। किससे विवाह किया है? दिलरास बानो बेगम से। फारस के राजघराने की महिला थी दिलरास बानो बेगम, या इन्हीं को बोलते हैं राबिया दुर्रानी, है ना, या इन्हीं को बोलते हैं राबिया बीबी। तीनों नाम एक ही हैं दोस्तों। तो दिलरास बानो बेगम, चाहे तो राबिया दुर्रानी और चाहे तो राबिया बीबी, इनसे इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, और राबिया की मृत्यु जब हुई थी, इनकी मृत्यु हुई थी, तो औरंगजेब ने ताजमहल की नकल बनवाई थी। ताजमहल की फूहड़ नकल जिसको बोलते हैं, फूहड़ नकल मतलब ताजमहल को नकल करने की कोशिश करी थी इनको दफनाने के लिए अपनी वाइफ को, जैसे इनकी फादर ने इनकी मदर को दफनाया था, ऐसे इन्होंने भी कोशिश करी कि राबिया बीबी जो है, बीबी की मजार है ना, जो है बीबी का मकबरा, बीबी की मजार नहीं, बीबी का मकबरा, इसको क्या बोलते हैं? बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा जो बनवाया था इन्होंने, औरंगाबाद में बनवाया था। ताजमहल की फूहड़ नकल थी। ठीक है, सो ये बनवाया था औरंगाबाद में बनवाया था मकबरा। तो बीबी का मकबरा कहां बनवाया था? औरंगाबाद में। और यह मकबरा किसकी नकल था? ताजमहल की फूहड़ नकल था। ठीक है, ताजमहल किससे प्रेरणा लेकर बनाया गया था? तो हुमायूं के मकबरे से। हुमायूं का मकबरा वॉज द इंस्पिरेशन फॉर मेकिंग द ताजमहल। लेकिन ताजमहल बनने के बाद उसकी जो डाउन मार्केट टाइप की नकल है, वो कौन सा था? बीबी का मकबरा, जो किसका समाधि स्थल था? राबिया बीबी। राबिया बीबी किसकी वाइफ है? औरंगजेब की। ठीक है, बचपन में औरंगजेब की वीरता से प्रभावित होकर शाहजहां ने इन्हें बहादुर की उपाधि दी थी, है ना। तो बहादुर की उपाधि भी मिली थी, बहादुर उपाधि मिली थी शाहजहां द्वारा, पिता द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। और औरंगजेब का एक नाम और मैं आपको बता चुका हूं, आलमगीर फर्स्ट। औरंगजेब का एक नाम क्या है? आलमगीर फर्स्ट। सो इतनी बातें ध्यान रखना है। मीर मोहम्मद हकीम, औरंगजेब के गुरु कौन है? तो गुरु है मीर मोहम्मद हकीम। ये प्रश्न आ चुका है परीक्षा में, ध्यान देंगे। औरंगजेब के गुरु है मीर मोहम्मद हकीम साहब, ये गुरु है मीर मोहम्मद हकीम। क्लियर है? सो ये कुछ इनिशियल पॉइंट्स होगा। बाकी औरंगजेब के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूं। उत्तराधिकार के युद्ध, शाहजहां के 4 पुत्र, शुदाआम, और शुदाआम के 7 बहनों का बंटवारा, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, इन सब का बंटवारा भी बता चुका हूं मैं आपको। अब सीधे बात करते हैं अपन औरंगजेब से संबंधित 2 चीजों की बात करनी है। एक तो औरंगजेब के समय विद्रोह, और दूसरा औरंगजेब के द्वारा साम्राज्य विस्तार। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे औरंगजेब का साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अंबिगो
अम्बिगो, आम्बी था ना पोरस वाले क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो एक राजा था आम्बी, तो अम्बिगो है ना। औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार में क्या है, अम्बिगो। तो सबसे पहले अपन पढ़ना है असम। असम की तरफ विस्तार कैसे किया है औरंगजेब जी ने। तो असम में जो चक्रध्वज करके एक व्यक्ति था, चक्रध्वज, उस समय बड़ा एक नाम था वहां पे असम में, चक्रध्वज नाम का राजा था। ठीक है, चक्रध्वज नामक राजा था, काफी बड़ा नाम था ये चक्रध्वज, तो आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, 1660 में मीर जुमला को बंगाल का, 1660 में बंगाल का गवर्नर या बंगाल का सूबेदार बनाया था, बंगाल का सूबेदार मीर जुमला को बनाया था औरंगजेब ने, मीर जुमला को बनाया। 1660 में बंगाल का सूबेदार औरंगजेब ने किसको बनाया है, मीर जुमला जी को। हालांकि मीर जुमला जी की जो है वो, ठीक है, इनको नियुक्त करके बंगाल का सूबेदार नियुक्त मीर जुमला को करके, और किसको जीतने की जिम्मेदारी दे दी जाती है, असम को जीतने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। ठीक है, और यहां पे असम के जो अहोम होते हैं, अहोम लोग जो होते हैं असम के, ये लोग हार जाते हैं और हारने के बाद किससे संधि कर लेते हैं, मीर जुमला अर्थात औरंगजेब से संधि कर लेते हैं। तो असम के अहोम लोग हार जाते हैं चक्रध्वज के नेतृत्व में, चक्रध्वज के नेतृत्व में अहोम लोग होते हैं और दूसरी तरफ कौन होता है, मीर जुमला। तो मीर जुमला जीत जाता है, फाइनली ये लोग संधि कर लेते हैं औरंगजेब से या मीर जुमला से। और फिर मीर जुमला की मृत्यु होने पर शाइस्ता खां, मीर जुमला की मृत्यु होने के बाद फिर कौन आता है, शाइस्ता खां। शाइस्ता खां से आप परिचित हो जाइए, औरंगजेब के मामा हैं ये, औरंगजेब के मामा अर्थात मुमताज महल के जो है, मुमताज महल के भाई हैं, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां। तो मीर जुमला की जब मृत्यु हो जाती है तो मीर जुमला की मृत्यु के बाद शाइस्ता खां जो औरंगजेब के मामा हैं उन्हें बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से असम जीत लिया जाता है और औरंगजेब के द्वारा मीर जुमला के थ्रू। ठीक है, अब 2 पॉइंट याद रखना है। अब दक्षिण की तरफ जाता है अम्बिगो, अभी मैंने आपको बताया अम्बिगो, तो असम हो गया है दोस्तों। अब मराठा की बात, मार्क फॉर मराठा। तो इसके पहले मराठा पे अपन बात करें, 2 पॉइंट्स और लिख लीजिए। औरंगजेब की दक्षिण नीति जो थी, औरंगजेब की दक्षिण नीति, ये प्रश्न आ चुका है। औरंगजेब की दक्षिण नीति अंशतः राजनीतिक हित, अंशतः पार्शियली राजनीतिक हित तथा अंशतः धार्मिक विचारों से प्रभावित थी, धार्मिक विचारों से प्रभावित थी। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रख लेना है कि औरंगजेब की जो दक्षिण नीति थी वो अंततः जो है राजनीतिक हितों से प्रभावित थी और अंशतः धार्मिक विचारों से प्रभावित थी, है ना। अब औरंगजेब दक्षिण की तरफ जाता है, ज्यादातर समय इसने अपने जीवन के लगभग 25 साल दक्षिण में ही बिताए। अंतिम जीवन के 25 साल मतलब 1682 से लेके 1707 इन्होंने दक्षिण में ही बिताए अपने प्रीशियस, अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष, 82 से लगाइए 18 साल, ये हो गया 1700 और 18 में 7 और जोड़िए, 18 और 7 25 साल औरंगजेब ने दक्षिण में ही बिता दी और अंत में दक्षिण में ही मृत्यु हुई उनकी, औरंगाबाद में कब्र बनी हुई है। ठीक है, सो ये ध्यान रखेंगे। अब औरंगजेब के समय जो दक्षिण के 2 स्वतंत्र राज थे वो बीजापुर और गोलकुंडा थे, बीजापुर और गोलकुंडा थे, स्वतंत्र राज्य थे। औरंगजेब के समय दक्षिण में 2 स्वतंत्र राज्य जो अपनी मन मर्जी से चल रहे थे, औरंगजेब के खिलाफ चल रहे थे, वो बीजापुर और गोलकुंडा थे। तो बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को बात करनी है, लेकिन बिना मराठों को जीते हुए, है ना, क्योंकि ये फिगर चलता है दोस्तों, यहां मराठे, महाराष्ट्र में मराठे बैठे हैं
और फिर कर्नाटक में यहाँ पे बीजापुर और गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। बीजापुर कर्नाटक में, गोलकुंडा आंध्र प्रदेश में। तो बिना मराठों को जीते हुए, ये ऊपर की तरफ मराठे हैं जी, ये मराठा है, तो बिना ऊपर से आना है औरंगजेब को यहां से दिल्ली से। तो बिना मराठों को जीते हुए बीजापुर और गोलकुंडा को जीतना संभव नहीं था। तो सबसे पहले किस पे आक्रमण करेंगे औरंगजेब का? मराठों पे। तो अब अपन बात करते हैं मा फॉर मराठा, बात करते हैं मराठों पे आक्रमण। मराठों पर आक्रमण जो है, मराठों पर आक्रमण किसका? औरंगजेब का। अहमदनगर, जुन्नार, ये मुगल प्रभाव वाले क्षेत्र थे उस समय। अहमदनगर और जुन्नार ये मुगल प्रभाव वाले क्षेत्र, मुगल प्रभाव वाले क्षेत्र, प्लस बीजापुर, बीजापुर के सरदारों को हराकर, बीजापुर के सरदारों को हराकर जो शिवाजी की शक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। शिवाजी की शक्ति बढ़ती जा रही थी। किसको हराकर? अहमदनगर और जुन्नार जो कि मुगल प्रभाव वाले क्षेत्र थे, और बीजापुर के सरदारों को क्रमशः हराते जा रहे थे। कौन दोस्तों? शिवाजी। तो शिवाजी की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, तो शिवाजी को रोकना जरूरी था। वो ऊपर की तरफ आ रहे थे, ठीक है। तो शिवाजी को रोकने के लिए, इसे कुचलने के लिए औरंगजेब ने जो है मिर्जा राजा जयसिंह, किसको भेजा मराठों पर आक्रमण के लिए? मिर्जा राजा जयसिंह। कछवाहा राजा है ना, जोधाबाई वाला, ठीक है, अकबर जोधा वाला कछवाहा शासक। तो मिर्जा राजा जयसिंह के नेतृत्व में शिवाजी की सेना को कुचलने के लिए एक नेतृत्व भेजा। किसने? औरंगजेब ने। और मिर्जा राजा जयसिंह ने धोखे फड़ोके से इस शिवाजी को हराया, और फाइनली जो है 22 जून 1665 को, 22 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर का किला जीत लिया, पुरंदर की संधि हुई। महाराष्ट्र में एक प्लेस है पुरंदर, तो पुरंदर की संधि हुई है 22 जून, ये डेट याद रहनी चाहिए। 1665 संधि किस किस के बीच में हुई है? शिवाजी और औरंगजेब के बीच। शिवाजी और औरंगजेब के बीच पुरंदर की संधि हुई है ना। औरंगजेब की तरफ से कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। इस संधि की शर्तें जो थी, पुरंदर की संधि कभी अगर मेंस में आ जाए तो पहली संधि थी 23 किले दिए जाएंगे। शिवाजी ने जो 23 किले जीत लिए थे महाराष्ट्र और कर्नाटका क्षेत्र के, 23 किले दिए जाएंगे किसको? औरंगजेब को, ठीक है। दूसरी शर्त थी, जब औरंगजेब बीजापुर के खिलाफ मराठे औरंगजेब का साथ देंगे, औरंगजेब का साथ देंगे। और तीसरी शर्त क्या थी दोस्तों? संभाजी को औरंगजेब के दरबार में संभाजी को पेश किया जाएगा, ठीक है। तो पुरंदर की 3 शर्तें कौन कौन सी थी? शिवाजी द्वारा जीते गए 23 किले जो हैं वो औरंगजेब को दे दिए जाएंगे। बीजापुर के खिलाफ जब औरंगजेब मुगल सेना जाएगी तो मराठा या शिवाजी जो है उनका साथ देंगे औरंगजेब का, और संभाजी को औरंगजेब के दरबार में, जो शिवाजी के पुत्र हैं संभाजी, उनको पेश किया जाएगा। तो ये 3 शर्तें हैं पुरंदर की संधि की, जो कब हुई है? 22 जून 1665 को, ठीक है। तो जैसी पुरंदर की संधि हुई, पुरंदर की संधि के बाद मिर्जा राजा जयसिंह बोले कि साहब आपको आगरा में औरंगजेब के दरबार में चलना है। किससे बोले? शिवाजी से बोले। ये औरंगजेब ने अपने दरबार में आपको सामने पेश होने के लिए बोला है, आपको कुछ भी, कोई हाथ भी टच नहीं करेगा। शिवाजी विश्वास करके, हालांकि शिवाजी कनिंग थे, होशियार थे, वो जानते हैं कि दुश्मन जो है वो खाली हाथ नहीं बैठेगा। तो शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह के कहने पर औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, आगरा के किले में, ठीक है। और वहां धोखे से उनको आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है। जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है शिवाजी को। ध्यान देंगे जयपुर भवन कहां है? आगरा के किले में है। तो आगरा के
किले के जयपुर भवन में कैद कर लिया जाता है 1665 में ही। लेकिन शिवाजी ठहरे 1666 में वो वहां से फरार हो जाते हैं, जयपुर भवन से फरार हो जाते हैं 1666 में। ठीक है, इसके बाद 1674 में शिवाजी रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। रायगढ़ किले में अपना राज्याभिषेक कराते हैं काशी के पंडितों से। ठीक है, तो शिवाजी जो है 1674 में अपना राज्याभिषेक कराकर और उपाधि कौन सी ले लेते हैं? छत्रपति। काय की उपाधि ले लेते हैं? छत्रपति। तो छत्रपति कब से कहा गया है? 1674 से। ठीक है, छत्रपति। छत्र मतलब 7, पा मतलब 4, ऐसे याद रख सकते हैं। छत्र मतलब 7, पा मतलब 4, 74 से रायगढ़ के किले में जब उन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, और फिर इस तरीके से 1680 तक आते आते तक शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी का टाइम कैसे याद रखना है? 1627 से 1680। आप बोलिए शिवाच्छी। शिवा मतलब 27, आच्छी मतलब 80। शिवा मतलब 27, आच्छी मतलब 80। शिवा मतलब 27, आच्छी मतलब 80। तो 1627 से 1680 शिवाजी का टाइम पीरियड है। तो 1680 में जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है, फिर संभाजी को भी दरबार में तलब वलब करके वो जो है 1689 में इसकी हत्या भी कर देता है संभाजी की। 1689 में संभाजी की भी हत्या कर देता है। संभाजी की हत्या कौन करवा देता है? औरंगजेब करवा देता है। संभाजी कौन है दोस्तों? शिवाजी के पुत्र हैं। तो शिवाजी के पुत्र संभाजी की भी हत्या औरंगजेब करा देता है। और शिवाजी, संभाजी, राजाराम और ताराबाई, ठीक है, यहां तक मराठों और औरंगजेब का संघर्ष चलता रहता है। शिवाजी, संभाजी और शाहू जी और ताराबाई, यहां तक मराठों और ये मराठे हैं, मराठों का संघर्ष औरंगजेब के साथ चलता रहता है। फाइनली 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से मराठों से संघर्ष चलता रहता है। अब 2 पॉइंट्स यहां ध्यान देने योग्य हैं कि मराठों के साथ जो संघर्ष में जो है इनको बहुत ज्यादा हानि सहनी पड़ी। किसको? औरंगजेब को। और जदुनाथ सरकार अपनी किताब में लिखते हैं कि नेपोलियन फर्स्ट जो कि फ्रांस का था शासक, इसने स्पेन के खिलाफ लड़ाई की थी। तो जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि नेपोलियन फर्स्ट ऐसा बोल रहे हैं कि जिस तरह स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया। नेपोलियन फर्स्ट क्या बोलता है? जिस तरह स्पेन के फोड़े ने मेरा नाश किया, उसी तरह दक्षिण के फोड़े ने औरंगजेब का नाश किया। ठीक है, जदुनाथ सरकार अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि नेपोलियन फर्स्ट ने यह कहा था, फ्रांस के नेपोलियन फर्स्ट ने स्पेन के खिलाफ यह कहा था कि जिस तरह स्पेन नामक फोड़े ने या स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन फर्स्ट का नाश किया, उसी तरीके से औरंगजेब का नाश किसने किया? दक्षिण के फोड़े ने। दक्षिण का फोड़ा कौन? मराठास। बहुत नुकसान पहुंचा दिया, औरंगजेब को बहुत कमजोर कर दिया। ठीक है, तो दक्षिण के फोड़े ने किसका नाश किया? औरंगजेब ने। और मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य किसने खो दिया था? शेरशाह था वो। मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरा साम्राज्य किसने खो दिया था? शेरशाह। ये किसने कहा था? शेरशाह ने कहा था। क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखेंगे, बहुत बार आया है। अर्थात दक्षिण भारत औरंगजेब की कब्रगाह साबित हुई। दक्षिण भारत जो है, दक्षिण भारत औरंगजेब की कब्र साबित हुई। मैंने आपको अभी अभी बताया कि 1682 से लेकर 1707 तक महत्वपूर्ण अंतिम अपने जीवन के 25 वर्ष औरंगजेब ने दक्षिण में ही बिताए और दक्षिण में ही उनकी मृत्यु 1707 में औरंगाबाद में हो गई और वहीं उनको दफनाया गया। तो ये फैक्ट आप अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है,
अब साम्राज्य विस्तार में दो छोटे छोटे साम्राज्य विस्तारों की बात करनी है। दो मतलब छोटे छोटे मतलब महत्वपूर्ण, लेकिन कम बात है। तो मराठा की बात हो गई, अब बात करनी है बीजापुर। तो बीजापुर का जो तत्कालीन सुल्तान था, 1686 में बीजापुर को विजिट किया है औरंगजेब ने। 1682 में दक्षिण में पहुंच गया था वो। 1686 में बीजापुर के शासक आदिल शाह सेकंड को संधि शर्त ना मानने के कारण, ठीक है, आदिल शाह टू, संधि शर्त नहीं मानी इसने। संधि शर्त ना मानने के कारण कौन गया औरंगजेब की तरफ से? राजा जयसिंह, वही मिर्जा राजा जयसिंह, और उन्होंने बीजापुर को, ठीक है। और मिर्जा राजा जयसिंह ने यहां पे किसका साथ लिया? शिवाजी का। शिवाजी को पहले ही पुरंदर की संधि कर चुके थे 1665 में। उस संधि में मराठों द्वारा औरंगजेब का साथ दिया जाएगा बीजापुर के खिलाफ। तो जयसिंह के साथ शिवाजी थे, तो निश्चित तौर पे आदिल शाह टू को हारना ही था यहाँ पे। तो हारने के बाद जो है फाइनली जो है औरंगजेब ने अपने हाथ में इसकी कमान ले ली। बीजापुर की कमान किसने ले ली अपने हाथ में? औरंगजेब ने ले ली। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे 1686 बीजापुर। और इसी के एक साल बाद गो मतलब गोलकुंडा। गो मतलब गोलकुंडा। गोलकुंडा विजय 1687 में, ठीक है। गोलकुंडा पर जब औरंगजेब की सेना ने आक्रमण किया तो तत्कालीन शासक जो था अबुल हसन, गोलकुंडा का शासक अबुल हसन जो था वो अयोग्य था। शासन से इसकी बेरुखी थी, कोई ध्यान नहीं देता था, ऐश परस्ती में लगा रहता था, शराब नोशी करता रहता था। तो अबुल हसन अयोग्य था। शासन की सारी कमांड जो थी वो मदन्ना, ये प्रश्न आ चुका है, और अकन्ना नामक दो ब्राह्मणों के पास थी। ब्राह्मणों को कमान सौंप रखी थी, ठीक है। तो शासन किसके पास था? मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों के पास था, ब्राह्मण के पास था, ठीक है। काफी प्रयत्न के बाद औरंगजेब ने, यह चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से असीरगढ़ किले को अकबर ने सोने की चाबी अर्थात भ्रष्टाचार देके वहां के अधिकारियों से असीरगढ़ को खुलवाया था, वैसे ही गोलकुंडा को भी जीता है सोने की चाबी के द्वारा। किसने? औरंगजेब की सेना ने। तो शासन मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मण के पास था, किसके बिहाफ में? अबुल हसन के बिहाफ में, जो कि कहां का शासक था? गोलकुंडा का शासक था। तो औरंगजेब ने यहां भी सोने की चाबी से गोलकुंडा को जीता, जिस तरीके से अकबर ने असीरगढ़ का किला जीता था। तो सोने की चाबी से, सोने की चाबी से गोलकुंडा जीता। किसने? औरंगजेब ने। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से अकबर ने जीता था असीरगढ़ को। तो यह ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है। गोलकुंडा 1687, ठीक है। तो इस तरीके से अकबर का जो है साम्राज्य विस्तार यहां पर आकर दोस्तों समाप्त होता है। असम, मराठा, बीजापुर, गोलकुंडा, अंबी, गो। जो अंबी राजा था वो चला गया, गो, अंबी, गो, ठीक है। तो औरंगजेब के साम्राज्य विस्तार का छोटा सा टेका क्या हो गया? अंबी, गो। असम, मराठा, बीजापुर, गोलकुंडा। असम का सन 1660, मराठा का 1665, बीजापुर का 1686 और गोलकुंडा का 1687, और रेस्पेक्टिव फैक्ट्स याद रखना है। कल बात करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में औरंगजेब के खिलाफ हुए विद्रोह, जिसमें अपन बात करेंगे जासिरा बुआ करके एक कोड है, जास सिरा बुआ, जास सिरा बुआ, जास सिरा बुआ, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, सिख विद्रोह, राजपूत विद्रोह, बुंदेला विद्रोह और उसके पुत्र औरंगजेब के पुत्र अकबर का विद्रोह। तो जास सिरा बुआ, ये विद्रोहों की बात करेंगे, एक एक फैक्ट्स देखेंगे, कहानियां देखेंगे, कहानी का फ्लो देखेंगे। उत्साह बनाए रखिए, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते जाइए। अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।